डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटेनी। न्यूटेनी के साथ साथ हम जो है इसमें बात करेंगे पीडोजेनेसिस की भी। ये दोनों ही जो टर्म है काफ़ी जो है कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इन दोनों ही टर्म्स की जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग होती हैं। पीडोजेनेसिस, देखिए मैं अभी जो मैंने बताया आपको कि न्यूटेनी और पीडोजेनेसिस जो है वो दोनों ही शब्द जो हैं वो समानार्थी शब्द नहीं हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। बायोलॉजी में इन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। कार्ल मैन ने सबसे पहले न्यूटेनी और पीडोजेनेसिस शब्दों के बारे में बताया था। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटेनी की। न्यूटेनी को हम हिंदी में चिर भ्रूणता के नाम से जानते हैं। वयस्क शरीर में अगर लार्वल करेक्टर्स या एम्ब्रोयनिक करेक्टर्स रिटेन हो जाएं, यानी कोई जीव जो है वो अपने एडल्ट स्टेज में आ गया है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर लार्वल करेक्टर्स या एम्ब्रोयनिक करेक्टर्स या उसके जो भ्रूणीय लक्षण हैं वो उसमें अगर विद्यमान हैं, उसके अंदर अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जीव जो है न्यूटेनिक जीव कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम जो है न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। न्यूटेनी को हम जो है जुवेनिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। न्यूटेनी में मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो उसमें लार्वल करेक्टर्स रह जाते हैं। जनरली होता क्या है कि जब मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का प्रोसेस होता है तो जो लार्वल करेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं और उसके स्थान पर उसमें जो है एडल्ट करेक्टर्स जो है वो अपीयर होने लगते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन न्यूटेनी में ऐसा नहीं होता है। न्यूटेनी में एडल्ट के बन जाने के बाद भी जो है उसके अंदर लार्वल करेक्टर्स जो है रह जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। अब हम पीडोजेनेसिस की बात करते हैं। व्हाट इज पीडोजेनेसिस, या इसको हम पीडोमॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। लार्वल या प्री एडल्ट स्टेज में गोनेट्स का बन जाना और उस लार्वा के द्वारा प्रजनन की क्रिया को प्रारंभ कर देना तथा यंग वंश को, शिशुओं को उत्पन्न करना, यह जो पूरा प्रोसेस जो है वो पीडोजेनेसिस या पीडोमॉर्फोसिस के नाम से जानता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीव जो है वो अपने लार्वल या प्री एडल्ट स्टेज में ही है, वो एडल्ट नहीं बना है। देखिए इसलिए मैं लिखा हुआ है इसमें इसमें जीव की जो फिजिकल मैच्योरिटी जो है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाती है। इसमें जीव जो है वो एडल्ट स्टेज में नहीं जा पाता है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो लार्वी ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट के जो लार्वी होते हैं वो इस तरह का प्रोसेस जो है दिखाते हैं। यकृत कृमि के लार्वा में आपने यह देखा होगा कि उसके जो लार्वल स्टेजेज होते हैं उनसे ही जो है रिप्रोडक्शन उनमें स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एम्बाइस्टोमा है। एम्बाइस्टोमा जो है न्यूटेनी भी शो करता है और पीडोजेनेसिस भी शो करता है। आगे के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो न्यूटेनी पर ही फोकस होगी। देखिए न्यूटेनी को हमने डिस्क्राइब किया है, और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूटेनी की, कि न्यूटेनी कितने प्रकार की होती है। देखिए पहला जो इसका टाइप है वो टोटल न्यूटेनी, पूर्ण चिर भ्रूणता। जब किसी जंतु का लार्वा स्थायी रूप से लार्वल अवस्था में ही रह जाता है, अर्थात उसको अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोवाइड करने के बाद भी उसमें जो है न्यूटेनी जो है वो रिटेन रहती है। अच्छा, वो न्यूटेनिक अवस्था में ही रह जाता है, उस लार्वा में जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को हम टोटल न्यूटेनी कहते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो नेक्ट्यूरस
सायरन, ट्राइटोन आदि हैं। जनरली थायरॉक्सिन हार्मोन जब किसी जीव को दिया जाता है तो उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन टोटल न्यूटेनी के केस में थायरॉक्सिन हार्मोन देने के बाद भी जो लार्वा है वो अपने लार्वल स्टेज में ही बना रहता है, वो एडल्ट में परिवर्तित नहीं हो पाता है। दूसरी प्रकार की जो न्यूटेनी है वो इंटरमीडिएट न्यूटेनी है। इस प्रकार की चीर्ण भ्रूणता में लार्वा लैंगिक रूप से परिपक्व होकर जनन करने लगता है और उपयुक्त वातावरणीय दशाओं के आते ही कायांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के देखिए चीर्ण भ्रूणता में जो लार्वा वो है लैंगिक रूप से तो मैच्योर हो जाएगा और रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया जो है फिर से प्रारंभ हो जाती है और वो जो है एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एक्सक्लोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा टिग्रीनम है। तीसरा जो टाइप है न्यूटेनी का वो पार्शियल न्यूटेनी है। जब किसी जंतु के वातावरण में अस्थायी रूप से इकोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों के कारण उसके लार्वा में कायांतरण में विलंब हो जाता है, तब इसे आंशिक चीर्ण कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइला है और फ्लाइटस है। मतलब जब किसी जंतु के जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो जंतु रह रहा है उसमें कुछ इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ जाएं तो उनके लार्वा में जो कायांतरण होता है उसमें जो है विलंब हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम पार्शियल न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। चौथा जो प्रकार है वो आर्टिफिशियल न्यूटेनी है। इसमें टोड्स एवं फ्रॉक्स को प्रयोगशालाओं में या लेबोरेटरी में कृत्रिम संसाधनों की सहायता से कायांतरित होने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की न्यूटेनी को हम आर्टिफिशियल न्यूटेनी कहते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से या कृत्रिम संसाधनों की सहायता से लेबोरेटरी में जो है मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस को जो है डिले कर दें, तो उसको हम आर्टिफिशियल न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कॉजेज हैं न्यूटेनी के होने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड एवं थायरॉयड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH के नाम से इसको जानते हैं, वो स्रावित होता है। इसकी एंटीरियर जो लोब है उससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को, जो कि हमारे नेक रीजन में होती है, उस थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो जो है मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा TSH सिक्रीट नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा भी थायरॉक्सिन हार्मोन की जो मात्रा है वो कम निकलेगी और उस स्थिति में जो है जीव का जो कायांतरण है या मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा या रुक जाएगा। लो टेम्परेचर, दूसरे अगर हम इसके कारण की बात करें तो वो लो टेम्परेचर है। जिस वातावरण में लार्वा रह रहा है और वहाँ का तापमान अगर काफ़ी कम है तो ऐसी स्थिति में जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। लैक ऑफ आयोडीन, जिस पानी में लार्वा रह रहा है अगर उस पानी में आयोडीन की मात्रा कम है तो उस स्थिति में भी जो है लार्वा का जो मेटामॉर्फोसिस है वो रुक जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जिस जल में लार्वा रह रहा है या जिस जलाशय में लार्वा है अगर वहाँ पर जो भोजन के संसाधन काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो है जीव का जो है कायांतरण रुक जाता है या लार्वा का कायांतरण रुक जाता है। देखिए पांचवा जो रीजन है वो है सेलाइन वाटर। अगर जिस जलाशय में लार्वा रह रहा है वहाँ पर उस जलाशय में जो है लवणों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात उसकी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो लार्वा का जो कायांतरण वो है डिले हो जाएगा। अगला जो रीजन है वो है हेट्रोक्रोनी। जब लार्वा में प्रजनन अंगों का विकास अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है तो ऐसी अवस्था में लार्वा का कायांतरण रुक जाता है। जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अन्य ऑर्गन्स की अपेक्षा जल्दी बन जाते हैं तो ऐसी अवस्था में भी लार्वा का जो मेटामॉर्फोसिस है वो रुक जाता है, उनका कायांतरण का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यूज।
अगर लार्वा की त्वचा या उनकी जो सेल्स हैं या टिश्यूज में थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संवेदनशीलता सेंसिटिविटी नहीं होगी तो वो उस थायरॉक्सिन हार्मोन को रिसीव नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में जो है लार्वा का मेटामॉर्फोसिस या उसका जो कायांतरण की प्रक्रिया है वो डिले हो जाएगी या रुक जाएगी। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोलोटल लार्वा के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। यह लार्वा जो है बहुत इम्पोर्टेंट लार्वा है और काफ़ी बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। एक्सोलोटल लार्वा जो है वो टाइगर सैलामेंडर, इसको हम एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम के नाम से भी जानते हैं, उसका लार्वा होता है। और यह लार्वा जो है एक्वाटिक लार्वा है जो कि जल में पाया जाता है। यह अमेरिका एवं मैक्सिको के तालाबों, नदियों एवं लवणीय झीलों में पाया जाता है। लार्वा का जो शरीर है वो हेड, ट्रंक और टेल 3 रीजन में बटा रहता है। ट्रंक जो है वो बीच वाला भाग है जो कि हेड और टेल के बीच में होता है। हेड रीजन में 3 जोड़ी ब्रांच गिल्स पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हेड रीजन है वहाँ पर 3 जोड़ी जो है ब्रांच गिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इनको हम एक्सटर्नल गिल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हेड रीजन में आइज, नॉस्ट्रिल और माउथ की जो ओपनिंग होती है वो भी हम देख सकते हैं। ट्रंक रीजन में जनरली जो है 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। आगे वाली जो जोड़ी है उसको हम एंटीरियर अपेंडेजेज और जो पीछे वाली जो जोड़ी है उसको हम पोस्टीरियर अपेंडेजेज के नाम से जानते हैं। टेल रीजन में कॉर्डल फिन पाया जाता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। एक्सोलोटल लार्वा में जो है नर और मादा लार्वा अलग अलग होते हैं। निषेचन इनमें आंतरिक होता है। एक्सोलोटल लार्वा के द्वारा नियोटेनी एवं पीडोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। इसी पॉइंट को हम जो है आगे वाली स्लाइड में एलोबरेट करेंगे कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है कि यह लार्वा जो है नियोटेनी एवं पीडोजेनेसिस दोनों को शो करता है। टाइगर सैलामेंडर जो है एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम का लार्वा है। इसमें नियोटेनी के साथ साथ पीडोजेनेसिस की प्रक्रिया भी प्रदर्शित होती है। एम्बाइस्टोमा जो है एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भागों में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो लार्वल स्टेजेज हैं वो इसके पर्वतीय भागों जो मैक्सिको का जो रीजन है वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। पहले एक्सोलोटल लार्वा को एक अलग वंश के रूप में देखा जाता था जिसको हम साइरडोन एक्सोलोटल के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब इन्हें पेरिस लाया गया, पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ लाया गया, तो इनमें से कुछ ने अपने जो क्लोम हैं या जो गिल्स हैं वो और जो उनके जो कॉर्डल फिन्स थे उन्होंने उनका परित्याग कर दिया और वो कायांतरण मेटामॉर्फोसिस उनमें स्टार्ट हो गया और वो एडल्ट टाइगर सैलामेंडर में चेंज हो गए। इस पूरे घटनाक्रम से यह ज्ञात होता है कि पर्वतीय झीलों का पानी जो है ठंडा था तथा उसमें आयोडीन की कमी रही होगी, जिसके कारण जो इनके जो लार्वा में जो है वो कायांतरण नहीं हो पाता था। तो मैंने आपको ये नियोटेनी और पीडोजेनेसिस के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए बनाया है जो कि आपके लिए निश्चित ही बड़ा ही यूजफुल होगा। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।